हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले 8 नवंबर की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, ये क्वेश्चन 18 अक्टूबर की परीक्षा के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ही उसकी कंडीशन को भी नोट करते जाएंगे। देन जब रिलेशनशिप ट्री बन जाएगा तो उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, यानी कि एक्स जो है हस्बैंड है। दोस्तों, जो मेल होता है उसको हम प्लस से शो करते हैं और जो फीमेल होती है उसको माइनस से शो करते हैं। तो एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई। ठीक है, एक्स और वाई जो है पति पत्नी है। डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स, यानी कि एक्स और वाई की बेटी कौन है? डब्लू है। ठीक है, डब्लू इनकी डॉटर है। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू, इस डब्लू का हस्बैंड कौन है? जेड है, यानी कि जेड एक मेल हो जाएगा। अगर डब्लू फीमेल है उसका हस्बैंड मेल होगा बिल्कुल। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, यानी कि डब्लू और जेड की बेटी कौन है दोस्तों? एन है, तो माइनस से शो कर देंगे क्योंकि फीमेल है, बेटी है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन टू वाई, यानी कि जो ये वाई है ये एन को क्या बोलेगी? तो दोस्तों, वाई की बेटी का बेटी है एन, वाई की डॉटर एन है, तो वाई एन को क्या बोलेगी? ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के एक या दो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसकी अप्रोच आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, वाई जो है वो एन को ग्रैंड डॉटर बोलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सनमित्रा वॉक्ड 8 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, तो सनमित्रा का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लिया जाए वो यहाँ से 8 मीटर नॉर्थ की ओर गया। तो आपको पता है कि नॉर्थ कहाँ को होता है? यहाँ को होता है। वो 8 मीटर नॉर्थ की ओर गया। ठीक, देन ही टर्न्ड टू हिज राइट एंड वॉक्ड 16 मीटर। तो यहाँ दोस्तों, अगर वो ऐसे ऊपर की ओर देखता है तो उसका राइट कहाँ को होगा? उसका राइट यहाँ को होगा। वो राइट को गया और कितने मीटर चला? 16 मीटर चला। ठीक, उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे। देन टर्न्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 5 मीटर, उसने क्या किया? उसके बाद वो अपने लेफ्ट की ओर मुड़ा, यानी कि उसका लेफ्ट यहाँ को है, और वो कितने मीटर चला? 5 मीटर चला। ठीक, एंड अगेन ही टर्न्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 16 मीटर। अब यहाँ पर से इस पॉइंट से वो अपने लेफ्ट चला और 16 मीटर, तो उसका लेफ्ट कहाँ की ओर होगा? यहाँ की ओर होगा, और कितने मीटर चल गया वो? 16 मीटर। ठीक, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोस्तों ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है। तो अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं, ये भी 16 मीटर का है और ये भी 16 मीटर का है और ये 5 मीटर का है। तो ये कितने मीटर का होगा दोस्तों? रेक्टेंगल बन रहा है, आपको पता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ना दोस्तों, ये भी 5 मीटर की होगी। ठीक, तो फिर अब बताइए कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है? 8 मीटर तो यहाँ पर है और 5 मीटर यहाँ पर है, यानी कि 8 + 5 13 मीटर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो दूर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो जैसी हमको क्वेश्चन में कंडीशन दी है, हमको उस कंडीशन को ड्रॉ करते हुए चलना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 13 मीटर की दूरी पर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इश्यू है दोस्तों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले हैं दोस्तों ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 या 4 नंबर में, मैक्स टू मैक्स 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ऑड वन आउट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला है दोस्तों ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस और थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शंस में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होते हैं और एक जो है ऑड होता है, हमको उसी को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस ये मैथ के पार्ट हैं, यानी कि गणित सब्जेक्ट के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये किसी न किसी पैटर्न में समान हो गए, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस का चैप्टर है, साइंस का विषय है, इसीलिए इसका ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स, जिसको कि हिंदी में ऊष्मागतिकी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्पून, स्वॉर्ड, नाइफ, फॉर्क।
स्पून का अर्थ होता है चम्मच, स्वॉर्ड का अर्थ होता है तलवार, नाइफ का अर्थ होता है चाकू और फॉर्क का अर्थ होता है कांटा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑड वन आउट होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है स्वॉर्ड यानी कि तलवार। ठीक है, तलवार को छोड़कर जो स्पून है, नाइफ है, फोर्क है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? किचन में यूज करते हैं, कटलरी की तरफ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हम स्वॉर्ड यानी कि तलवार का यूज हम किचन में नहीं कर सकते हैं। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 स्वॉर्ड। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों कॉपर, आयरन, आयोडीन एंड टिन। तो कॉपर, आयरन, आयोडीन और टिन में ऑड वन आउट कौन सा होगा? तो आयोडीन ऑड वन आउट होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर, आयरन और टिन ये मेटल हैं दोस्तों, यानी कि धातुएं हैं, मेटल्स हैं। लेकिन आयोडीन क्या है? एक अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है, इसीलिए इनके ग्रुप में जो है आयोडीन क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों 174, 203, 84 और 126। तो इन 4 नंबरों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक जो है ऑड वन आउट है। तो हमको छांटना है दोस्तों। ध्यान से देखिए, जो 203 है, 84 है और 126 है, ये 7 से डिविजिबल है, यानी कि इनमें 7 का भाग जाता है। लेकिन 174 है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 174 जो है ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी हमको वहां पर ढूंढने पड़ते हैं। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उम्मीद है आप ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है मिरर इमेज वाले क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 2 नंबर में मिरर इमेज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर लगानी है। आपको मिरर इमेज को देख के पता चल जाता है कि कौन सी इसकी प्रतिबिंब है या फिर मिरर इमेज है। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए, इस इमेज के अगर आगे में मिरर रख दूं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो ध्यान से देखिए कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दोस्तों जो इमेज जो है मिरर के जितने नजदीक होती है, तो प्रतिबिंब में भी वो उतने ही नजदीक बनती है। जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, ध्यान से ऑब्जर्वेशन पावर लगाइए, अपनी इमेज को ऑब्जर्व कीजिए, तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाली इमेज का, ये क्वेश्चन इमेज है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मिरर इमेज का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर मैं इस वाली इमेज को मिरर के सामने रख दूं तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्म करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये एक इमेज दी है आपको और इसका मिरर इमेज कौन सा होगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, इसका मिरर इमेज होगा, देखिए इस पार्ट को, ये पार्ट इसके ठीक सामने आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है ना, तो इस वाली इमेज का मिरर इमेज कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आप ऑब्जर्व कर लीजिए ध्यान से इस चीज को, और एग्जाम में आएंगे तो आप इसको डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। अगला है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स सिलेक्ट द वन विच द क्वेश्चन फिगर एम्बेडेड। तो आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, इसमें एफ टाइप का आपको एक इमेज दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि आंसर फिगर में किस में ये निहित है या एम्बेडेड है, छुपा हुआ है, तो आपको छांटना है उसको। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये ऑप्शन नंबर ए में ये वाली इमेज जो है ये एम्बेडेड है, यानी कि हिडन है, छुपी हुई है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये वाली इमेज जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर छुपी हुई है ऐसे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से ये एक मिसिंग हमको आकृति दी हुई है यहाँ पर, तो इसमें कौन सी आकृति आएगी? ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगर हम इसको यहाँ पर लगा दे दोस्तों तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए और इसको फिट बैठा के देखिए, यही ऑप्शन नंबर डी वाला ही यहाँ पर फिट बैठेगा। ठीक है, तो मिरर इमेज कंप्लीशन भी यहाँ पर आता है। तो ये हमको एक इमेज दी होगी जिसका एक पार्ट मिसिंग होगा, तो ऑप्शंस में से हमको पार्ट को छांटकर उस प्लेस पर फिट करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके 18 अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है। अगला प्रश्न है एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चंस। एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी 5 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमारी बेसिक एनालॉजी और नंबर एनालॉजी भी पूछी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस प्रकार लेंथ संबंधित है मीटर से, लेंथ इज रिलेटेड टू मीटर, इन द सेम वे पावर इज रिलेटेड टू विच। तो लेंथ क्या होती है? लेंथ की यूनिट क्या होती है मेजर करने की? मीटर होती है।
ठीक है। लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो उसी प्रकार पावर को मेजर करने की यूनिट क्या होती है दोस्तों, वाट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पावर संबंधित है वाट से, ठीक है। जिस प्रकार लेंथ संबंधित है मीटर से, उसी प्रकार पावर संबंधित है वाट से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पेपर इज रिलेटेड टू ट्री, ग्लास इज रिलेटेड टू विच। यानी कि जो पेपर होता है, कागज होता है, वो ट्री से बनता है, ठीक है। कागज किससे बनता है, पेड़ से बनता है, आपको सभी को पता है। तो ग्लास किससे बनता है दोस्तों, सैंड से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ग्लास का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सैंड यानी कि रेत से होता है। तो ग्लास इज रिलेटेड टू सैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, हाउस इज रिलेटेड टू रूम, सो वर्ल्ड इज रिलेटेड टू विच। तो मकान जो है कमरे से संबंधित है, तो दुनिया किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता है कि एक मकान होता है, उसके अंदर कमरे होते हैं। तो इसी प्रकार पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, तो इसके अंदर क्या है, उसके अंदर नेशन है। जिस प्रकार मकान के अंदर कमरे होते हैं, उसी प्रकार पूरे विश्व के अंदर क्या होते हैं, नेशन, देश, राष्ट्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वर्ल्ड इज रिलेटेड टू नेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, लायन इज रिलेटेड टू डैन, इन द सेम वे रैबिट इज रिलेटेड टू बुरो, ठीक है। लायन जो है वह गुफा में रहता है, शेर गुफा में रहता है, उसका रहने का स्थान गुफा है। तो रैबिट के रहने का स्थान क्या है, बिल में रहता है, खरगोश। तो बिल को इंग्लिश में बुरो बोलते हैं, BURROW। सो लायन इज रिलेटेड टू डैन, इन द सेम वे रैबिट इज रिलेटेड टू बुरो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है मिसिंग नंबर प्रॉब्लम्स। तो मिसिंग नंबर प्रॉब्लम भी 2 या 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 18 अक्टूबर के एग्जाम में दोस्तों, जो मैंने एक अपनी प्रीवियस 18 अक्टूबर से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रीजनिंग की, उसमें मैंने एक मिसिंग नंबर क्वेश्चन कराया था गोला वाला, वो सेम क्वेश्चन वहाँ आया हुआ था, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपके 18 अक्टूबर के एग्जाम में पूछा गया था। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर एक मिसिंग डेटा दिया हुआ है, ठीक। तो इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। इन नंबर्स का उपयोग करके हमको इस डेटा को कैसे फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसको। अगर मैं इनको ना मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए जैसे 3 × 3 है, 3 × 3 प्लस यहाँ देखिए 6 और 5 है। तो 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है। तो 30 + 9 कितना हो गया, 39। उसी प्रकार से इसी पैटर्न को हम सेकंड वाले में फॉलो करते हैं। 5 और 7 कितना होता है, 35 प्लस 4 × 4 कितना होता है, 16। तो अगर मैं 35 + 16 कर दूं तो कितना आएगा, 51 आएगा। तो इसका मतलब ये पैटर्न सही है। अब इस पैटर्न को हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 × 4 कितना होता है, 12 प्लस 5 × 5 कितना होता है, 25। देखिए हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया और 5 और 5 को मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया। तो 25 + 12 कितना हो जाता है, 37। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, ठीक। इस प्रकार की अप्रोच को आप क्लिक कर लीजिएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमको देखने में पता चल रहा है कि 9 + 3 12, तो +3। उसी प्रकार से 12 + 6 8। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो 3 × 2 = 6। तो इसी प्रकार से 6 × 2 = कितना हो जाएगा, 12। तो 18 + 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30। तो हम देखते हैं कि क्या ये पैटर्न आगे को फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए 12 × 2 = कितना होता है, 24 होता है। तो इनके बीच का गैप भी कितना है, 24 है, ठीक। अब 24 × 2 = कितना होता है, 48 होता है। तो इनके बीच का गैप कितना है, 48 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बिल्कुल भी सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले इनके बीच का गैप निकाला और इनके बीच का गैप निकाला, तो ये हमको पता चला कि 3 और 6 यानी कि 2 टाइम्स हो रहा है। तो हमने आगे भी 2 टाइम्स कर दिया, 6 × 2 = 12 और 18 में 12 जोड़ दिया, 30 आ गया। और इसी पैटर्न को चेक करने के लिए हमने आगे किया, तो 12 × 2 = 24 भी आ रहा था और 48 भी आ रहा था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी 30 जो है ये मिसिंग डेटा की जगह पे हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके पूछे जाने के चांस हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%। अगला है, यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं और उनके नीचे 250 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमको निकालना है। तो दोस्तों एक 250 कैसे आया, 466 और 341 से 250 कैसे आया, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 466 - 341 करोगे
तो 125 आएगा। ठीक है, 466 माइनस 341 इक्वल टू 125, और अगर मैं 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 250 आ जाएगा, और 250 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए अब इसी को इसमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो आंसर में, जो आंसर है जो ऑप्शंस में है और हमारा आता है। तो देखिए दोस्तों, आप 398 और 282 को माइनस कीजिए, इनको घटा दीजिए, तो आता है 116। ठीक है, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 2 1, तो 398 माइनस 282 हो गया 116, और पैटर्न के अनुसार हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 116 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 232। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 232। हमको क्या करना है, दोनों नंबर को माइनस करना है और उसको 2 से गुणा कर देना है, यही हमारा इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ये भी दोस्तों उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, तो देखिए इसको ध्यान से, कैसे आया 14 यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है और 25 लिखा हुआ है, यानी कि सभी स्क्वायर नंबर्स हैं। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब इन सबको प्लस कर दें तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 49 7 का होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, और 1 तो 1 का ही होता है। इन सबको प्लस कीजिए, कितना आता है, 7 3 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 1 17, तो 17 इज राइट आंसर। तो स्क्वायर नंबर थे, हमने इनको क्या किया, इनके नंबर्स लिख दिए, जैसे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, सबको प्लस कर दिया, तो हमारा जो मिसिंग डेटा था वो निकल गया। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 17। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप खुद कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये मैं इस पैटर्न के क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हील शोल्डर, कुछ हमको बॉडी के पार्ट्स दिए हुए हैं और हमको इनको एक सीक्वेंस क्रम में लगाना है, जिस प्रकार ये होते हैं नेचुरली, ये जिस प्रकार होते हैं हमको इनको एक क्रम में लगाना है, एक सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है स्कल होती है, तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा। स्कल के बाद क्या आता है, स्कल के बाद आता है फेस। ठीक है, खोपड़ी के बाद फेस आता है, 3 के बाद 9। तो देखिए 3 9 कहीं पर दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। तो आप तुरंत एग्जाम में कर सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया। देखिए दोस्तों, 3 9 4 2 10 ऐसे दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले खोपड़ी होती है हमारी, फिर चेहरा होता है फेस, फेस के बाद गर्दन, गर्दन के बाद होती है कंधे शोल्डर, उसके बाद हैंड, उसके बाद चेस्ट, देन स्टमक, फिर होता है थाई, थाई के बाद होता है नी, और नी के बाद होता है एडी यानी कि हील। तो ये हमने इसको सीक्वेंस में लगा दिया। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी 18 अक्टूबर के एग्जाम में देखने को मिले थे आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब 2 क्वेश्चन आपके हो गए होमवर्क के। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे इकट्ठे चाहिए, एक लास्ट में एक क्वेश्चन और होमवर्क में। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि ट्री बनाना है, रिलेशनशिप ट्री, उसी प्रकार से रिलेशनशिप ट्री बनाइए और ये देखिए कि ए जो है वो डी को क्या बोलेगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगला है, यदि किसी कूट भाषा में रोज को TQUZ लिखा जाता है, तो रोज को क्या लिखा जाता है दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, TQUZ लिखा जाता है। तो उसी प्रकार बिस्किट को क्या लिखेंगे, तो दोस्तों रोज R को T लिख रहे हैं, यानी कि एक छोड़ दिया हमने, R S छोड़ के T, O P छोड़ के Q, S T छोड़ के U, और E F छोड़ के G। तो इसी प्रकार से बिस्किट को लिखिए B एक छोड़ के C छोड़ के D, यानी कि D K और S के बाद T छोड़ के U। तो इसका आंसर आ रहा है दोस्तों DKUEWKV। तो पैटर्न तो समझ गए होंगे, जिस प्रकार से ये पैटर्न है कि हमको एक लेटर उनके बीच का छोड़ देना है और उसका नेक्स्ट लेटर लिखना है। जिस प्रकार R है ना, तो R के बाद S आता है, तो हम S को स्किप कर देंगे और S के बाद जो लेटर आता है T उसको लिख देंगे।
ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगर जब बिस्किट के कोड बनाएंगे तो आएगा हमारा DKUEWKV, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला वाला है जिसमें कि काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ग्रेप इज रिलेटेड टू 27354 और 4 इज रिलेटेड टू 1687, तो ग्रुप क्या होता है? तो जब आपको दो जो ये है ना वर्ड्स, इनका कोड मिल जाए तो इसका मतलब आप ये कंसीडर कीजिए कि यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से इनकी कोडिंग है। जैसे कि G2 होगा, R7 होगा, A3 होगा, P5 होगा, ठीक है। तो देखिए, अब देख लीजिए दोस्तों, G का कोड यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। R का कोड क्या है? ये देखिए, R यहाँ पर है 7 और यहाँ पर दूसरे में देखिए 7, इसका मतलब R का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए O यहाँ पर है FO यानी कि 16, तो O का कोड 6 हो जाएगा। U देखिए 1 2 3, ये 4 में देखिए 1 2 तीसरे नंबर में है, यहाँ देखिए 8, तो U का कोड क्या हो जाएगा? 8। और P का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ देखिए ग्रेप में सेकंड लास्ट है तो 5, तो 27685 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बेसिक सा था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अगर आपको एक से ज्यादा वर्ड्स के कोड दिख जाते हैं तो आप उसी को कंसीडर कीजिए कि जिस प्रकार से लिखा गया है वही उसका कोड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 27685 इज राइट आंसर। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। अब आपके टोटल 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के, और 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसमें है कि फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स। मैं काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है और कुछ वर्ड आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इस वर्ड के लेटर का उपयोग करके कौन सा वर्ड इसमें से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ जो कि एग्जाम में भी आपके आए हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यहाँ पर कमेंट भी जरूर कीजिए कि हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियोज़ में, ताकि आप लोगों को और अधिक प्रॉफिट हो। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।